हरे कृष्णा। मेरा नाम उत्तम कृष्ण दास है। मैं श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ B3 जनकपुरी से आया हूँ। हम लोग GYF गौड़िया यूथ फोरम के बैनर पर स्कूल्स में जाकर एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षाओं का समूह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसके ऊपर आधारित बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। ये एक तरीके से इंटरेक्टिव वर्कशॉप है। कुछ मैं पूछूंगा और कुछ आप पूछेंगे। मिलजुल कर डिस्कशन के थ्रू हम एक उस जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पे हम अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन में निश्चित किए हुए लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलकर के ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम सुबह सुबह स्कूल किस लिए आते हैं और हमारे स्कूल आकर के किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर कौन कौन हमारे सहयोगी हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन है, वो है हम खुद। अगर हम भी नहीं होते तो कौन स्कूल आता, है ना? और अगर हम प्रयास कर रहे हैं अपने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का, मेरी भाषा समझ आ रही है? ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल रहा, बट इफ यू इंसिस्ट आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो। सो व्हिच लैंग्वेज यू प्रेफर, हिंदी और इंग्लिश? ठीक है, मिलजुल के कर लेंगे, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, है ना? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने अपने बताया, मैं वैसे रमन बिहारी गौड़िया मठ से आया हूँ, उनके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और मैंने 12 साल कॉर्पोरेट में वर्क किया है। उसके बाद में यहाँ पर आकर के मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, अपने गुरुदेव की सेवा में लगा हूँ। उन्हीं की वाणी का विस्तार करने के लिए मैं जगह जगह स्कूल्स में जाता हूँ। ये मेरा परिचय है। आप में से कोई बताएगा आप यहाँ किस लिए आ रहे हैं और कौन है और क्या करना चाहते हैं? 11th क्लास के बच्चे हैं, कोई हाथ खड़ा करें। 11वीं क्लास के बच्चे, कंफ्यूजन है आपको 11वीं में हो 12वीं में हो, तो पूरा हाथ खड़ा करो, विजिबल तो हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 11th क्लास के बच्चे में से कोई बताएगा कि उन्होंने आगे प्रोफेशनली अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, जिसने डिसाइड किया हो, लिखा हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा। किसी ने लिखा है अभी तक? किसी ने लिखा हो मैं इलेक्ट्रिशियन बनूंगा, प्लम्बर बनूंगा, ई-रिक्शा चलाऊंगा, रेडी लगाऊंगा? कुछ बनाया किसी ने अभी तक? IAS भी नहीं बनाया, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भी नहीं बनाया, तो फिर क्या मतलब मकसद है लाइफ में? हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है गोल। फुटबॉल मैच खेलते हैं हमारे स्कूल में, यहाँ होता है फुटबॉल? अच्छा, फुटबॉल नहीं होता। टीवी पे किस किसने फुटबॉल देखा है? वेरी गुड। फुटबॉल के बारे में बता देता हूँ, वर्ल्ड का जो सबसे पॉपुलर गेम है वो फुटबॉल है, सबसे रिच गेम है वो फुटबॉल है। हमें क्रिकेट लगता है बहुत पीछे, क्रिकेट, टेनिस उससे भी आगे है। फुटबॉल का क्रेज यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा है। फुटबॉल के अंदर 45 मिनट के 2 ब्रेक मैच होते हैं, दोनों साइड गोल पोस्ट लगे हुए होते हैं और स्टेडियम में चारों तरफ बैठने का अरेंजमेंट होता है। जितनी भी स्टेडियम की कैपेसिटी होती है, हमेशा उससे डबल लोग वहां देखने के लिए पहुंचते हैं। फुटबॉल का इतना क्रेज है। आप ये समझ लीजिए कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में वर्ल्ड कप हो रहा है आजकल। फीफा आपने सुना होगा ना, उसी की बात कर रहा हूं। उसका वर्ल्ड कप हो रहा है और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजर ने हाइप क्रिएट किया हुआ है। स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है, दोनों टीमें खेलने के लिए स्टेडियम के बीच में आती हैं और दोनों टीमें खेल रही हैं। खेलते खेलते 45 मिनट्स हो गए, किसी का कोई गोल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने गोल पोस्ट ही नहीं लगाए थे।
अब वो कितने भी दिनों तक खेलते रहे, क्या कोई गोल होगा? कोई विनर हो पाएगा? कोई भी विनर नहीं हो पाएगा। जब 45 मिनट के गेम के लिए गोल इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमारी लाइफ के लिए भी गोल इंपॉर्टेंट होगा ना। हम यहां स्टेशन से ट्रेन चलाते हैं, लेकिन कहां रुकेगी हमें कोई आइडिया नहीं। क्या वो कहीं पहुंच पाएगी? हमने एक प्लेन को उड़ा दिया हवा में, उसे नहीं मालूम है कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? जहां भी फ्यूल खत्म होगा वहां गिर जाएगा। हम इस छोटी सी अपनी लाइफ को, जो अब मुश्किल से 80 साल की रह चुकी है, जिसमें से हम 15 साल खत्म कर चुके हैं, हम इतनी छोटी सी लाइफ के लिए क्या हमारा कोई गोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस या नो? जिसने भी धीमे से बोला है, या तो उन्हें अभी समझ नहीं आया कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है, या उनका ध्यान कहीं और है। किसको समझ आया कि गोल इंपॉर्टेंट है? से लाउडली यस। आज जाकर कौन लिखेगा अपना गोल? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में कोई गोल होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए? उद्देश्य इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जब 45 मिनट के गेम्स के लिए गोल इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमारी लाइफ के लिए होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज, स्कूल में अब हमारे कितने दिन बचे हैं? जो 12th क्लास में है उनके लिए कुछ महीने, जो 11th क्लास के लिए है उनके लिए 1 साल या उससे कुछ और महीने, थोड़े ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं है हमारे पास टाइम। इतने टाइम में भी रात भी आ जाती है, तो जो बचा है उसका आधा हो गया। उसके अलावा खाना है, नहाना है, कपड़े लगाने हैं, दोस्तों से मिलना है, थोड़ा घूमना फिरना है, मोबाइल भी देखना है ना, और बहुत सारे इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में है। हमारे स्कूल टाइम का प्रोडक्टिव टाइम अब कितना सा बचा है? बहुत थोड़ा सा। कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको घंटों में आ जाएगा, दिन भी नहीं बचे हैं, है ना। इतने प्रोडक्टिव टाइम में बिना कोई गोल बनाए, बिना फोकस किए, हम अपनी लाइफ में क्या ही कर लेंगे? क्योंकि यहाँ सिर्फ इस स्कूल के अंदर ये 100-200 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हजारों स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके साथ कल हमारा कंपटीशन है। हमने अपने आप को कितना तैयार किया है? कितने बच्चे हैं ऐसे जिनके 90+% मार्क्स आए हैं लास्ट क्लास में? अपनी क्लास में ही एक बच्चा है। 80% प्लस हो या 90% प्लस हो, अब तो सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ता है एडमिशन के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, है ना। उसकी भी तैयारी रखना। फोकस तब हो पाएगा जब हमारा उद्देश्य निर्धारित होगा। कितने लोगों ने महाभारत ग्रंथ के बारे में सुना है? महाभारत में 2 टीमें हैं एक ही परिवार की, कौरव और पांडव। पांडव 5 भाई हैं और कौरव 100 हैं। दोनों राजघराने से बिलोंग करते हैं और एक ही गुरु के आश्रम के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य सभी अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं, एक पेड़ के ऊपर दूर एक लकड़ी की चिड़िया बांधते हैं। सभी से कहते हैं कि उसकी चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। बारी बारी से सभी धनुष उठाते हैं। जैसे ही निशाना लगाने लगते हैं, गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि आपको दिख क्या रहा है? तो बहुत सुंदर सीनरी दिख रही है गुरुदेव, हजारों पेड़, फल। कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, रख दीजिए। फिर कोई कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है, कोई बताता है पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है टहनियां दिख रही है। कुछ लोग इतने सूक्ष्म फोकस पर आ जाते हैं, कहते हैं चिड़िया दिख रही है। अर्जुन की बारी आती है, अर्जुन कहते हैं जी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा अब आप चलाइए थी, और वो लगता है हमारा फोकस कितना क्लियर है, कितना पॉइंटेड है,
और कितना स्पेसिफिक है, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले उद्देश्य को लिखेंगे। जैसे ही हम उद्देश्य लिखते हैं, हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा काम करने लगती है। बहुत सारी चीजें अपने आप दिमाग में आना बंद हो जाती हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिस्टर्ब करती है। सबसे पहले वो भागती है। धीरे धीरे हमारे साथ वो लोग जुड़ने लगते हैं जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में सहयोगी होते हैं। और ये इकोसिस्टम अपने आप काम करता है जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम करना है। Decision making is very much important. The day we decide what we have to do, our success depend on how far we are dedicated to our decision. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने दिन तक अपने डिसीजन के ऊपर टिके रहते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आज मैं कोई भी डिसीजन लूं, मैं वापस स्कूल में पढ़कर अपनी लाइफ को चेंज करने की पोजीशन में नहीं हूं, इम्पॉसिबल है। यहाँ जितने भी टीचर हैं, कोई वापस स्कूल में जाकर के अपनी लाइफ को आगे ले जाके बदल नहीं सकता। कौन बदल सकता है इस रूम में बैठा हुआ? आप लोग। सिर्फ आप ही है जो आज अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हम जो भी है उसको बदलकर कहीं भी ले जाने की अपॉर्चुनिटी इस रूम में बैठे हुए सिर्फ आप बच्चों के पास है। और उसमें भी सिर्फ उनके पास है जो अपने उद्देश्य को समझकर, अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने पोजीशन को समझकर अपना गोल निर्धारित करें। गोल हमेशा अपनी कैपेसिटी से डबल होना चाहिए। जो आदमी 100 मीटर 10 सेकंड में करता है और वो गोल भी 100 मीटर 10 सेकंड लिखेगा, तो वो तो अचीव है ही ऑलरेडी, तो उसकी लाइफ का कोई बहुत विशेष उद्देश्य निकलेगा नहीं। जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके डबल का रखेंगे, बिकॉज नोबडी कैन अचीव हिज 100%। तो अगर हमने 200% का गोल रखा और 20-30% हम अचीव नहीं भी कर पाए, तो भी हम कितना अचीव कर लेंगे? ले आओ, रख दो, है ऑलरेडी, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट है गोल का होना, इंपॉर्टेंट है हमारा फोकस, इंपॉर्टेंट है राइट टाइम। आपके पास राइट टाइम है, हमारा टाइम निकल गया। कौन डिसीजन ले पाएगा? आप, बिकॉज आप टाइम के, लाइफ के उस फेज में है जब आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना? करना चाहेंगे। अगर हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पात्रता क्या है? उसकी पात्रता है ये वाली गोल्डन एज जो आपके पास है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्टिव टाइम कितना सा बचा है, बहुत थोड़ा। हमें घंटे और दिन के हिसाब से नहीं जीना है, हमें मिनट्स और सेकंड के हिसाब से जीना है। क्योंकि एक बार ये लाइफ निकलने के बाद कोई रिवर्स गियर नहीं है। स्कूल से पास होने के बाद किसी भी कैपेसिटी से आप पास होते हैं, वापस आकर के दोबारा से लाइफ स्टार्ट करना इज नेट इम्पॉसिबल। बाहर बहुत शक्तिशाली लोग हमारी शक्ति को परखने के लिए बैठे हैं। हम छोटे छोटे से अभ्यासों से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि उद्देश्य लिखने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? बताएं। आपने आज जाके लिख लिया कि मैं ये बनूंगा, XYZ, IAS बनूंगा, MBBS बनूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एनालिटिक बनूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा,
एप्स बनाऊंगा, कुछ भी जो भी आपने सोचा हो, जिम का इंस्ट्रक्टर बनूंगा, अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो कोई बता सकता है कि पहला स्टेप क्या होगा? एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा, हमें ये पेड़ काटना है पूरा और आज ही, तो क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा, मैं सारा दिन कुल्हाड़ी चलाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाऊंगा। अब इससे कुछ समझे क्या? अगर हमने कोई चीज डिसाइड की है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो हमारी उसके लिए जो जरूरत है वो करूंगा। उसके लिए किस अनुशासन की जरूरत है, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी, कौन से रेफरेंस बुक्स पढ़नी होंगी, और किन लोगों के संपर्क में रहना होगा, मेरे कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ होना चाहिए, मैं कौन से मेरे दोस्त होने चाहिए, है ना, जो उसी चीजों के आसपास अपना इंटरेस्ट रखते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी डिसाइड कर चुके हैं कि मैं क्या करूंगा, यानी अब से पहले, वर्कशॉप शुरू होने से पहले उनके दिल में डाउट था या 2-3-4 ऑप्शंस थी कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और अभी मन मन में निश्चित कर चुके हैं कि मैं इस वाले काम को पक्का करता हूँ। जो मैंने 3 काम सोचे हुए थे या 2 काम सोचे हुए थे, उसमें से आज मैं इस एक को कंफर्म करके और अपनी लाइफ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि बीच में एग्जाम्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उन सब के अंदर भी हमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है। आपके घर के आसपास कहीं ना कोई मंदिर होगा, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, मंदिर के अंदर तैयारियों में साथ जोड़ना। उसका रीजन क्या है? हम आपस में कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं बिना योजना बनाए। किसी मंदिर में सारे वॉलंटियर्स को बिठा करके कभी योजना नहीं बनती है, लेकिन सारे काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर एक सिस्टम काम करता है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बाहर झंडियां लगा रहा है, दूसरा सफाई कर रहा है, तीसरा अंदर मंदिर की तैयारी कर रहा है, और इसके बाद प्रसाद बांटने के लिए अपने आप सब ड्यूटी लगा लेते हैं। किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप ये काम करो, सब सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब हम इस तरीके के संस्थाओं के अंदर कनेक्ट होंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो हमें समाज में कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लाइफ जीना आएगा। एक दूसरे को हम बर्दाश्त कर पाएंगे और दूसरे भी हमें बर्दाश्त कर पाएंगे। जब तक हम इस कोऑपरेटिव लाइफ को जीना नहीं सीखेंगे, अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। अपने जहाँ भी जो सोशल वर्क होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें एज ए वॉलंटियर, जहाँ भी मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं पार्टिसिपेट करें एज ए वॉलंटियर, अपने स्कूल में क्लीनिंग का कोई वीक करें, पूरा स्कूल खुद साफ करें, टॉयलेट तक भी। कोई भी एक दिन रखें, अपने सभी टीचर्स की कुछ ना कुछ सेवा करनी है। कोई भी एक दिन रखें, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, अपने घर को क्लीन करना है। इससे हमारा मन निर्मल होगा, अपने उद्देश्य के प्रति हार और जीत में हम सम रह पाएंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा हुआ है, समत्व योग उच्यते। हर स्थिति में समान रहना ही सबसे बड़ा योग है। हो सकता है मैं जो करना चाह रहा हूँ वो उस लेवल पे ना कर पाऊं जो मैंने सोचा था, मुझे लगेगा मेरी एफर्ट बेकार हो गई। कभी भी किया हुआ कोई भी प्रयास बेकार नहीं होता है। हम छोटा सा भी एफर्ट करेंगे वो भगवान की किसी न किसी योजना का एक छोटा सा काम होगा। हम योजना बनाएंगे तो हो सकता है हमारी योजना फेल हो जाए, हो सकता है हमारी योजना ठीक ना हो, लेकिन भगवान जो इस पूरी सृष्टि की योजना बनाते हैं, कोई तो जॉब नहीं करता और हर जानवर को पूरा अन्न मिलता है, पूरा आराम मिलता है। प्रकृति हजारों तरीके के मौसमों से भरी हुई है। हमें तो 5 मौसम दिखाई देते हैं, लेकिन इन 5 मौसम की तैयारी के लिए प्रकृति पीछे कितनी तैयारियां करती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बन करके इतना बड़ा मौसम, इतने सारे सीजन हमें दिखाई देते हैं। प्रकृति हर जगह अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही है। उसने कोई ना कोई योजना हमारे लिए भी बना करके रखी होगी, हमें बस वो दरवाजा खटखटाना है जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है।
वी हैव टू नॉक एवरी अपॉर्चुनिटी। अपने उद्देश्य निर्धारित कीजिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस जिस चीज की व्यवस्था की जरूरत है प्रकृति ने हमारे लिए पहले से ही बना रखी है। अदरवाइज इतने अच्छे, इतने डिसिप्लिन और इतना ज्ञान देने वाले, प्रेम करने वाले गुरुदेव हमारे स्कूल में नहीं होते। अपने गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। हमें जो इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं ये भगवान की योजना का एक हिस्सा है। जिन घरों में हमने जन्म लिया है उसमें जो हमारे पेरेंट्स मिले हैं वो हमारी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए भगवान की योजना का एक हिस्सा है। अपने पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। जब आपने ही अपनी लाइफ की स्टोरी लिखनी है, जब आपने ही उसको डायरेक्ट करना है और एक्टर भी आप ही हैं, तो वो स्टोरी आपकी सबसे फेवरेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या हम आज से 5 साल बाद भविष्य में ऐसी ही कोई लाइफ देखते हैं जो सफरिंग से भरी हो या जो अचीवमेंट से भरी हो? अगर अचीवमेंट से भरी होगी तो क्या अचीव करना चाहते हैं वही जो हम आज डिसाइड करके लिखेंगे, है ना? देखिए, अगर हमारे पास एक बीज है किसी भी पेड़ का तो पूरा जंगल बनाने की संभावना है। हमने उस एक बीज को उगाया, उसके पेड़ से हजारों बीज और उन हजारों पेड़ों से हजारों बीज, जंगल बनने की संभावना है। अगर आज हमारे पास एक आइडिया है, आज हमने एक संकल्प लिया, आज हमने कुछ डिसाइड किया और उसको हमने पूरी तरीके से नेचर को ट्रांसफॉर्म किया, वो नेचर जो एक बीज से जंगल बनाने की संभावना रखती है, वही नेचर हमारे एक संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करती है। हम कोई भी संकल्प लेते हैं, अगर हृदय से वो प्रकृति में जाता है और पूरी प्रकृति वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि हम अपने काम को सक्सेसफुली कर सकें, क्योंकि हम जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है उसी का एक अंश है। मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने गीता में ये कहा है कि ये जो मनुष्य है ये मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है। भगवान का रूप वैसा ही है जैसा हम हैं। कोई जानवर हमारे जैसा नहीं है पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि हम भगवान का प्रतिरूप हैं। भगवान का अंश होने की वजह से हमारे अंदर भी क्रिएशन की पूरी संभावनाएं हैं, हमारी कैपेसिटी है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और मनुष्य ने क्या क्या चीजें क्रिएट करके ऑलरेडी दिखाई हैं। इस भारतवर्ष के अंदर ही ऐसी ऐसी जगहें हैं, आर्किटेक्चर से अगर हम देखें, आयुर्वेद से अगर हम देखें, हम किसी भी षड विद्या से देखें, 6 तरीके की विद्या होती है, किसी भी विद्या में देखें, भारतवर्ष की इस सनातन सभ्यता और इनके जो संस्कार हैं, इनका जो ज्ञान है, ग्रंथों की शिक्षा है, ऋषि मुनियों की शिक्षा है, उन्होंने पास्ट में जब इतना किया है तो वो भविष्य में भी कर सकते हैं। हम इस भारतवर्ष में अगर पैदा हुए हैं तो भगवान की किसी योजना का हिस्सा है। हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, क्योंकि उन्हीं का डीएनए हमारी बॉडी के अंदर है। हम जिस दिन चाहे उस दिन अर्थव्यवस्था किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। भूतकाल में कुछ ही सदियां पहले ऐसे भी हमारे यहाँ पर राजा रहे हैं जिनके राज्य में इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था उन्नत थी, इतना सोने का भंडार था कि रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के बना करके समाज में चला दिए। इतनी उन्नत अर्थव्यवस्था का हिस्सा है हम। हमारे आप पुराने मंदिर देखिए, उन मंदिरों की खूबियों को जानिए, उनके आर्किटेक्चर को समझिए, तो आपको पता लगेगा कितने ज्ञानवान लोगों की संतति है हम, मतलब उनकी डायनेस्टी में है। तो जब हमें अपना पता लगेगा तो फिर हमें पता लगेगा सबसे ज्यादा अच्छी ऋतुएं, सबसे ज्यादा अच्छे कलर, सबसे ज्यादा अच्छे उत्सव, सबसे विश्व के बड़े उत्सव भारतवर्ष में होते हैं।
जितने भी भगवान और देवी देवता पैदा होते हैं भारतवर्ष में होते हैं। क्यों होते हैं? मन में तो आता होगा, कहीं नहीं होते, हमारे यही ग्रंथों में भगवान उगाए गए, सारे भगवान यही पैदा होते हैं, है ना। हमें लगता है कि झूठ तो नहीं लिखा हुआ या अपने मुंह से अपने तारीफ की हुई है, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष योग भूमि है और सारा विश्व भोग भूमि है। वहां हम जाएंगे तो भौतिक चीजों की बातें की जाएंगी, हमारे यहाँ पर आएंगे तो मन की बातें की जाएंगी, योग की बातें की जाएंगी, मन का निग्रह कैसे हो। इतना जो चंचल मन है, चारों तरफ भागता है, अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदनम तस्याहम निग्रह मन वायुरिव सदुष्कृतम। मेरा मन बहुत ही चंचल है, चारों तरफ भागता है। अब हमारा भी भागता है ना, तो अर्जुन का भी भागता है। जबकि अर्जुन एक ट्रेंड फाइटर रहे हैं और अपने समय के सबसे प्रमुख फाइटरों में उनका नाम था। उसके बावजूद भी जब लड़ने के लिए गए तो उनका मन भी विचलित हो गया, उनके मन में भी संशय, डाउट पैदा हो गया और भगवान को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार रख करके बैठ जाते हैं। उनका भी मन कितना चंचल हो रहा है, जो सारे उम्र सिर्फ फाइट की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फाइट की है या ट्रेनिंग की है। तो हम भी सारे उम्र से पढ़ते ही हुए आ रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। आप में से कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा, ऑफिस तो नहीं जा रहा, एक ही काम है पढ़ने का। और सीरियसली जब घर में बोलते हैं ना मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, तो मम्मी भी नहीं बोलती जा दूध ले आ, चीनी ले आ, वो भी कहते बेटा पढ़, मैं करा दूंगी। कितना सपोर्ट है। फिर भी हमारा एग्जाम के टाइम पे मन ऐसे ही चंचल होता है। भगवान किसने एक्सेप्ट करते हैं? कहते हैं असंशय महाबाहो मनो निग्रह दु सुदुष्कृतम। असंशय महाबाहो मनो निग्रह सुदुष्करम। सुदुष्करम मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो एक सूत्र देते हैं, वो उन्होंने अर्जुन के लिए नहीं दिया, अर्जुन के माध्यम से हम कलयुग के जीवों के लिए दिया है, स्पेशली हम स्टूडेंट के लिए दिया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास, प्रैक्टिस करें। हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, मन बाहर जाएगा, उसे बार बार खींच करके उसी जगह लाएं। और जो कर रहे हैं उसके अंदर उसके रिजल्ट के साथ कभी फोकस ना करें कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, करने पर फोकस करें। पहले दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमें अधिकार है करने का। क्या करने का अधिकार है? पढ़ाई। आज की डेट में पढ़ाई करने का अधिकार है, तो हमने पढ़ना है। एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके फल के अंदर किंचित भी इंटरेस्ट ना रखें, क्योंकि हम कर्म करने के लिए हैं। ये हमारी कर्म योनि है। इस कर्म के प्रताप से जो बनेगा वो भगवान को अर्पित होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे करने में दिव्यता आएगी। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, उपयोग तो हम कर रहे हैं लेकिन समर्पित भगवान को कर रहे हैं। जैसे भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई हुई है हमारे लिए। आम पेड़ के ऊपर किसके लिए पक रहा है? कौन खाएगा? सेब किसके लिए तैयार हुआ है? अन्न खेत में किसके लिए उग रहा है? हमारे लिए। हम उसका भोग करेंगे, लेकिन भोगता हम नहीं है, भगवान है। आपने कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? गांव का मुख्य काम क्या होता है? खेती। और खेती कहां पर होती है? ओपन में होती है। गांव के खेतों में होती है। गांव में तो रहते हैं लोग, खेतों में खेती होती है, ओपन में होती है। अपनी पूंजी को खेत के अंदर मिट्टी में दबा करके किसान अपने घर में बैठता है और वो बीज किसी के संरक्षण में नहीं है। बारिश आती है, बह जाता है, पकी हुई फसलें तक बह जाती हैं, पाला पड़ता है, ठंड पड़ती है, पेड़ खत्म हो जाते हैं। 100% रिस्क के अंदर अपनी पूंजी को छोड़ करके आता है। और शहरों में एक व्यापारी अपने पैसे को तिजोरी में रखता है, डिजिटल लॉक लगा करके रखता है। उसके बाद अपने घर के बाहर भी डिजिटल लॉक लगाता है, सीसीटीवी कैमरा लगाता है, सेंसर्स लगाता है, कितने छुपा कर रखता है। और किसान कैसे रखता है? फैला करके। किसान की खेती के संरक्षण कौन करता है? भगवान।
और उस तिजोरी में रखे हुए धन की रक्षा कौन करता है? ताले चोरों के लिए नहीं होते, चोर तो ताले तोड़ लेते हैं, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। ये हमारे मन का वहम है कि मैंने अंदर बंद करके रखा है तो सेफ है, और किसान ये जानता है कि मैं इसको कहीं पर भी फैला कर रखूं, भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक कौन है? सबसे ज्यादा भगवान की प्रकृति पर विश्वास करने वाला कौन है? किसान है। एक समय भारत के अंदर 67.7% किसान ही होते थे। हम पैसे को बड़ा समझ करके गांव से शहर की तरफ आए, पैसा कमाने की सुख और शांति मिलेगी। क्या शहर वाले सुख और शांति से रह पा रहे हैं? पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ नहीं है। शहर के लोग पैसा कमाने के लिए विदेश में जा रहे हैं, क्या विदेश के लोग सुख शांति से रह पा रहे हैं उस पैसे का यूज करके? शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे मन में है। भारत के अंदर हमेशा मन को कंट्रोल करना बताया जाता है। मन को कंट्रोल करके एक बड़े उद्देश्य के लिए लगाने के लिए बताया जाता है। हमारे जीवन का बड़ा उद्देश्य अपने परिवार को पे बैक करना है। जो आज हमारा परिवार और समाज हमें दे रहा है, कल अपने परिवार और समाज और अपने देश को वो चीजें हमने वापस लौटानी है। अगर आम को निचोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? आम का पानी, आम रस। अगर मौसमी को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? मौसमी का जूस, है ना? अगर किसी मनुष्य को निचोड़ा जाए तो क्या निकलेगा? ब्लड नहीं। विपरीत परिस्थितियां अगर उसे निचोड़ेंगी तो क्या निकलना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ मेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यही हमारी वैल्यू है। स्कूल में हम टेक्स्ट बुक में किसी और का लिखा हुआ ज्ञान देने के लिए नहीं आ रहे हैं। उस ज्ञान के बेसिस पर तो हम आगे तरक्की करेंगे। जैसे किसी ने पहले फोन बनाया, दूसरे ने कोडलेस बनाया, तीसरे ने पेजर बनाया, चौथे ने कीपैड वाला मोबाइल बनाया, पांचवे ने स्मार्टफोन बनाया। पिछली वाले ज्ञान को लेकर के हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ इसीलिए चाहिए, लेकिन सीखने के लिए हमारे एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। सर्दी में ठंड को सहन करते हैं, गर्मी में गर्माहट को सहन करते हैं, जीवन में सुख और दुख को भी ऐसे ही सहन करना है। याद रखना, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक क्या बताया था? समत्वम योग उच्यते। सम रहना है हर परिस्थिति में, क्योंकि भगवान की बनाई हुई स्टोरी के पात्र हैं हम। ये लाइफ हमारी नहीं है। दिस लाइफ इज गिवन बाय गॉड फॉर अ सर्टेन पर्पस। हमें उस पर्पस को समझना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? जब हम अपनी लाइफ के उद्देश्य को समझेंगे, फिर वही हम पेज पर लिखेंगे और उसी को पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही हम पा सके। पूरे इकोसिस्टम ने वैसी ही व्यवस्था की है। अगर आपने बहुत सोचने के बाद आपने अगर लिखा ना MBBS और उसकी तरफ आपने तैयारी की, खैर अब तो डिसाइड है, जिसने कॉमर्स लिया वो तो नहीं करेगा, अपना अपना डिसाइड करना है। कोई CA कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई CDS कर रहा है, कुछ भी। अगर आपने वो लिखा और ऐसी जगह लगाया कि घर में घुसते ही आपको वो दिखाई देता है, जहां आप सोते हैं बैठ के सामने लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल पे ग्लास में लगा हुआ है, हर जगह आपने अगर वही लिखा है, ये पूरा इकोसिस्टम आपको वही बना देगा। आज इस क्लास में लिखे हुए सभी बच्चे अगर उसको लिखें, डेली पढ़ें, तो आज से 20 साल बाद अगर कभी आप इस स्कूल में वापस इकट्ठा हुए एलुमनी पार्टी में, तो आप पाएंगे आप उसके नजदीक हैं, बिल्कुल उसके नजदीक होंगे, या वही होंगे या उसमें बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये लिखना हर समय याद रखना। हम जब गाड़ी सीखते हैं, स्कूटी सीखते हैं, तो चलाते हुए स्टार्टिंग में पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे हम कार सीख रहे हैं या आप सीखेंगे। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच कहाँ पर है, बार बार नीचे देखते हैं। स्टीयरिंग, बैक व्यू मिरर देखेंगे, साइड वाला मिरर देखेंगे और बहुत कॉशियस होकर के चलाएंगे। लेकिन एक बार जब हम गाड़ी सीख लेते हैं, तो उसके बाद मोबाइल पे बात कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, जो गाड़ी में बैठा है उससे भी बात कर रहे हैं, दुकानों के बोर्ड पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी गाड़ी अपने आप चल रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ चलती है। क्योंकि कभी भी हम किसी भी काम को नहीं करते हैं, हमारा ट्रेंड किया हुआ सबकॉन्शियस ब्रेन उस काम को करता है। तो आज जो हम ये पढ़ रहे हैं,
जो भी चीजें सीख रहे हैं यही हमारा कैरेक्टर बनेगा, यही सबकॉन्शियसली हमारी लाइफ को ड्राइव करेगा। इसलिए बहुत संभल करके अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिएगा, क्योंकि इस समय जब हम यहाँ बैठ करके ये वर्कशॉप कर रहे हैं 300 से ज्यादा साइंटिस्ट ऐसे हथियार बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही बटन पुश करके कैसे मारा जा सके। याद रखना, वो साइंटिस्ट बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत फोकस से उन्होंने स्टडी की है, हमसे बहुत उन्नत स्थिति के अंदर हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन का, है ना। और दूसरी तरफ 5000 से ज्यादा ऐसे साइंटिस्ट अभी अपनी लैब में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बना रहे हैं, जो ऐसी बीमारियों से लड़ने की दवाइयां बना रहे हैं जिन बीमारियों का इलाज नहीं है। पढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना और कुछ बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट एक अच्छा इंसान बनना है। साइंटिस्ट बन करके भी आप एटम बम बना रहे हैं, आप AK-47 बना रहे हैं, आप वो जैविक हथियार बना रहे हैं जिसमें से एक कोरोना सभी ने देखा। ऐसे बहुत सारे जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं, तो वो सब लोग भी पढ़े लिखे हैं, और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बना रहे हैं वो सब लोग भी पढ़े हुए हैं। हमने अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड लगाना है, हमने अपने आप को समाज की सेवा में लगाना है, परिवार की सेवा में लगाना है, देश की सेवा में लगाना है, मानवता की सेवा में लगाना है। हमने वो साइंटिस्ट नहीं बनना है जो हथियार बना रहा है, हमने वो साइंटिस्ट बनना है जो घायलों का इलाज जल्दी कैसे हो सके, वो मेडिसिन बनानी है, वो वैक्सीनेशन बनानी है कि कभी कोई बीमार ना पड़े। मैडम रोक देना जब टाइम हो जाए, 45 मिनट होने हैं, सामने देखो, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। हमने देखिए इतनी चर्चा की, ऐसा तो नहीं है कि मेरी सारी बातें आपकी समझ आ गई हों, आ गई हैं सारी बातें समझ। कुछ बातों में कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। अगर किसी के दिल में कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं लोकल ही रहता हूं, आप सबने हो सकता है काफी लोगों ने मुझे देखा भी हो, वहां तो मैं शायद जवाब ना दे पाऊं क्योंकि आप भी बिजी होंगे, मैं भी बिजी होऊंगा, लेकिन अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, मैं खड़ा हूं। उद्देश्य डिसाइड करने के बारे में, टाइम मैनेज करने के बारे में, फोकस करने के बारे में, अपनी लाइफ को एक्सेलरेट करने के लिए किसी टेक्निक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं यही हूं, पूछें। हम 5 मिनट का समय रखते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। किसी को कोई डाउट? हाँ पूछे। अब यहां पर 2 बातें हुई हैं, या तो सब समझ आ गया या दूसरा हुआ है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई बात आपकी समझ नहीं आई। टाइम मैनेजमेंट किसी को समझ आया कि हमारी लाइफ में कितना प्रोडक्टिव टाइम है, तो हम कितने सीरियस दौर में इस समय खड़े हुए, ये किसको समझ आया है? पता लगाए ना कि हमारे पास कितना थोड़ा सा टाइम है पढ़ने के लिए। 12th क्लास के बच्चे कौन हैं? आप बताएं कितने दिन बचे हैं फाइनल एग्जाम्स में? अभी घर जाना, रिवर्स कैलकुलेशन करना, एग्जामिनेशन की डेट लिखना, उस डेट के बाद में अपना अभी तक का टाइम लिखना कितना है, उसमें से संडेज हटा देना, नाइट्स हटा देना, घर में होने वाले जो भी फेस्टिवल्स हैं, दिवाली होली जो भी हैं, उनको भी कम कर देना। उस दिन पढ़ाई हो नहीं पाती है, हम कोशिश जरूर करते हैं घर के अंदर बैठ करके करने की, लेकिन वो चंचल ही मन बाहर ही रहता है। तो एंजॉय करो, किसी ने भी नहीं कहा आपको कि कमरे में अपने आप को बंद करके पढ़ो उस दिन जिस दिन होली है, बाकी भी दिन तो थे। उस दिन हमने क्या किया, होली वाले दिन पढ़ना है, दिवाली वाले दिन ही पढ़ना है, या घर में किसी की शादी उसी दिन पढ़ना है, हमारे पास बाकी सब समय था। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम को मैनेज करना,
त्योहार वाले दिन, जिस दिन हमारी सबसे ज्यादा घर पे जरूरत है, उस दिन अपने को कमरे में बंद कर लेना, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप टाइम मैनेज कर ही नहीं पाए हैं। एग्जाम से एक दिन पहले बुखार आ गया तो ओहो मेरा पेपर इसलिए खराब हो गया कि बुखार आ गया था। बुखार तो उसी क्षण आया था, उससे पहले 364 दिन थे आपके पास। आपने बाकी दिनों में क्या तैयारी की जो उस एक दिन में खराब हो गई बुखार आने से? कोई बहाना नहीं चलेगा। ये उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने तैयारियां नहीं की, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, जो बरसात की चिकनी सड़क, चिकनी मिट्टी पर नंगे पांव फिसलते हुए चले हैं पूरे साल, उन्हीं के साथ ये दिक्कत है। लेकिन जिनके फर्म स्टेप रहे हैं, जिन्होंने हर सब्जेक्ट की तैयारी टाइम को मैनेज करते हुए, फोकस करते हुए, विद रेफरेंस की है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले बुखार आ गया तो भी वो मैनेज कर लेंगे। हमारी हेल्थ कंडीशन, हमारी ब्रेन कंडीशन को कभी डिस्टर्ब नहीं करती है, हम डिस्टर्ब करते हैं। आज ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं किस लिए, अरे जुकाम हो गया। जुकाम एक अलग प्रोसेस है और थॉट एक अलग प्रोसेस है, तो हम दोनों को मिक्स ना करें। फर्म बनिए, अपनी सक्सेस को सीरियसली लीजिए, अपने छोटे से टाइम को सीरियसली देखना शुरू करिए, ऑब्जर्व करिए मैं कहां टाइम खराब कर रहा हूं अपना। संकल्प लेना शुरू कीजिए। आप जो भी संकल्प लेंगे ना कि मेरे को ये करना ही है, नेचर वैसा एनवायरनमेंट बनाएगी, वो महसूस कीजिए। आप थोड़े ही दिनों में रियलाइज करेंगे। चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। सब आलती पलती मार लीजिए ना, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बंद कीजिए, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए, कमर बिल्कुल सीधी रखिए, चिन लिटिल अप, ताकि ये हमारी सांस वाली नली पूरी खुली रहे। ये पीछे सो गई ये बच्ची है, फोन पे बात कर रही है। पूछो कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैडम देख रहे उसको शायद कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, नीचे करें, एक बार फिर ऊपर उठाएं, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर, अब वापस हाथ नीचे लेकर आए। अब रखें ज्ञान मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर। अभी मैं जो आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं, इस एक्सरसाइज को डेली 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट करना है, ठीक है? कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, बाकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, सिर्फ बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, निगाह सामने रहेगी एक ही जगह। कोई बात नहीं, हंस लो, फिर कर लेंगे, टाइम है हमारे पास अभी 30 सेकंड का। सामने देखें, अब बहुत जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें, बहुत आहिस्ता से आंखें बंद करें। फैन की आवाज सुनाई दे रही होगी, एक दूसरे के हंसने और हिलने की आवाज आ रही होगी, उसको भी रोक दें 30 सेकंड के लिए सिर्फ। इस पोजीशन में जिसमें हम बैठे हैं, इस समय हमारे सर का जो सबसे टॉप का हिस्सा है, जिसे तालू कहते हैं, वो एरोस्पेस से कनेक्टेड होता है, अंतरिक्ष से कनेक्टेड होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और अंतरिक्ष में ही टंगी हुई है। तो जब भी हम पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से बैठेंगे, हमारी बैकबोन स्ट्रेट करके, तो हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करेंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, जबरदस्ती नहीं लेनी है। जैसे ब्रीदिंग चल रही है उसी को देखने का प्रयास करें। इनहेल, एक्सहेल, सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में लेकर के आए, यहां ज्ञान चक्र होता है, देखने का प्रयास करें। दोनों आंखों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ऑल्सो। लंबी गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल शांत और गहरी सांस।
पूरी बॉडी स्थिर, शांत, लंबी गहरी सांसें। ध्यान दोनों आंखों के बीच में। आंखें बंद रखें। धीरे से वापस आके दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने जोड़ें। दोनों हाथों को आपस में रब करें। हाथों के कप बनाकर आंखों पर रखें। 3-4 बार आंखों को खोलें, बंद करें। अब आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को पूरे शरीर पर टच करें और वापस आ जाए। अभी हमने सीखा है, इसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। जब हम 1-2 हफ्ते करेंगे और हमारी बॉडी को स्थिर बैठना, फोकस करना, ब्रीथिंग फोकस करना आएगा, उसके बाद हमारी मेमोरी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। परसेंटेज में नहीं बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो अगर आप ये करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने से पहले, स्कूल आने से पहले, तो हृदय में जो शांति रहेगी, जो एक्सेप्टेंस रहेगी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में, आपकी लाइफ में और आपके घर वालों की आंखों में दिखाई देगा। आपके टीचर आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, जो हमारा ब्रेन का लर्निंग पैटर्न चेंज होगा, इंप्रूव होगा। तो मुझे ये संभावना दिख रही है आपकी सीरियसनेस देखते हुए कि आप जरूर ऐसा करने का प्रयास करेंगे। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आएंगे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। हो सकता है जो हमने ये वर्कशॉप ली, इसमें कुछ ऐसी बातें मेरे मुंह से निकली हों जो आपको पसंद नहीं आई हो या जो गलत हों, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसी वर्कशॉप में ऐसी कुछ बातें भी होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं, जिन्होंने आपके ऊपर प्रभाव छोड़ा है, तो वो सारी बातें मेरे गुरुदेव के वचन हैं। जितनी भी कमियां हैं वो मेरी हैं और जो भी अच्छा हुआ है वो मेरे गुरुदेव के वचन और उनके आशीर्वाद से ही अच्छा हुआ है। आप सबके ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। आप सबके लिए अच्छे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।